Good morning, children. Once again, I am in front of you with the second part of the chapter, remaining part of the chapter, and here we will do the causes of soil erosion. Causes of soil erosion. What are the causes of the soil erosion? We can divide it into two factors. Two causes. Number one, physical factors. And number two, that is human factors. फिजिकल फैक्टर्स में हम क्या लेंगे कि फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल इरोजन जो है वो उसके लिए फिजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपका स्लोप ऑफ लैंड, जो लैंड है वो फ्लैट है या स्लोपी है. अगर स्लोपी है तो ज़्यादा इरोजन होगा, फ्लैट है तो कम इरोजन होगा, राइट. और दूसरा आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. इसके जब हम कॉजेज की बात करें तो पहला है स्लोप ऑफ लैंड, ये बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी अगर छोटी छोटी बारिश हो रही है तो सॉइल कितनी बह के जाएगी. लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे पहाड़ों पर बहुत तेज बारिश होती है या और कुछ ऐसे कोस्टल रीजन है वहाँ बहुत तेज बारिश होती है तो ज़्यादा सॉइल इरोजन के चांसेस रहते हैं. लेकिन डिजर्ट रीजन में कोई सॉइल इरोजन के इतने चांसेस नहीं होते क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है और स्लो होती है, स्पीड उतनी नहीं होती है. देन वेलोसिटी ऑफ द विंड. तीसरा कॉज क्या है? वेलोसिटी ऑफ wind. In science already you have done the velocity, so you know that what is the meaning of velocity. So velocity of wind, कितनी उसकी स्पीड है, कितना उसका प्रेशर है, that also impacts the soil erosion. ज़्यादा स्पीड से तूफान आंधी चलती तो आपने देखा आंधी में कितनी मिट्टी उड़ती है, लेकिन हवा तो हर समय चल रही तो कितनी मिट्टी उड़ रही है, that is less. So the erosion is also affected by the velocity of the wind. Then we will come to the human factors. अब human factors की हम बात करते हैं तो human factors पे अगर हम आएंगे, rubbing it so that it will be clear for you. I hope so that you have noted down all three. Again and again, if you are watching the video, you can note it down easily. Right? Now, human factors. Human factors की अगर हम बात करें तो human factors में हमारे में आ जाता है that overgrazing, deforestation. पहला तो आता है deforestation. Because increasing demand of the human being, we are cutting down the forest, deforesting them, and making the homes for us, for living, for other uses, for the cultivation of agriculture, crops. So deforestation is continuously done. जितने पेड़ काटेंगे ज़मीन खाली होगी, और वो आपने देखा होगा कई बार पिक्चर्स में, फोटोज़ में आपने देखा होगा कि ज़मीन खाली पड़ी है और पानी कोई नहीं बरसा तो बीच में क्रैक्स आ जाते हैं. सो दैट इज एरोड है. और जब पेड़ नहीं लगे तो पानी बरसेगा तो मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, हवा चलेगी तो खुली में हवा चलेगी तो मिट्टी को बहा करके ले जाएगी. सो दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड पॉइंट कम्स ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि हम एक ही जगह पे अपने जानवरों को बार बार चराते ले जाते हैं, चरागाह है ही नहीं हमारे पास. सो दैट इज वाई द ओवरग्रेजिंग ऑफ अ लैंड इज डन, एंड दैट इज जो उसका अंदर का जो उसका न्यूट्रिशन था, जो उसकी पकड़ थी, जो जड़ थी, वो निकल जाती है, एंड देन इट कॉजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल. देन ओवर इरिगेशन. ज़्यादा हम इरिगेट करते हैं, पानी ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं,
अब हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स है, पंप्स वगैरह लगा रखी हैं हमने, तो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं। सो ओवर इरिगेशन। पहले क्या था कि आदमी केवल रेनफॉल पर डिपेंड करता था, तो जब रेनफॉल जितनी नीडेड होती थी उतनी ही होती थी और उसके हिसाब से खेती बाड़ी होती थी हमारी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम ज़रूरत है चाहे नहीं, अब पानी बरसने वाला है लेकिन फिर भी हमें लगा पानी खेत को चाहिए और हमने टुल्लू पंप चलाया और वहाँ पे पानी दे दिया। अब टुल्लू पंप तो कितना आपको प्रेशर से चलता है, तो वो ऊपर का सारा वो सॉइल को सीप डाउन कर देता है, हटा ले जाता है, उसको लीच कर देता है, right? So that is over irrigation and increasing use of the unscientific means, मतलब कि हम जो ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स, ओवर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स वी आर डूइंग फॉर। अभी एक बोरा यूरिया की जरूरत है, वहाँ पे हम 4 बोरे लगा देते हैं यूरिया, और उससे क्या होता है कि जब नीड से ज़्यादा हम आपको एक रोटी खानी है और आपने 4 रोटी खा ली तो क्या होगा? What will be there? You will not be able to digest it and you will get sick because of that. So overuse of chemicals, राइट? फिर जहाँ हम पहले फावड़े से खुदाई करते थे, जहाँ हम हल से खुदाई करते थे, कितना डीप नीचे डीप जाता था, लेकिन अब मशीनों से हम यूज़ करने लगे हैं, तो मशीनों से ज़रूरत से ज़्यादा नीचे से खुदाई हो जाती है और वो लूज हो जाती है सॉइल, जो कि जब आंधी हवा और पानी बरसता है तो ऊपर से सॉइल वो बह करके निकल जाती है। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स द सॉइल कंजर्वेशन। अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट टेक्स टू मेक 2 to 3 सेंटीमीटर्स ओनली, राइट? तो हमें इसको बचाकर भी रखना है, कंजर्व करना है, सो दैट फ्यूचर जनरेशन में ऑल्सो यूज दैट। नहीं तो पता लगेगा वो खाली टैबलेट्स खा खा के रह रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी बढ़िया चीज़ें नहीं मिल रही, जो आप लोग खा पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सॉइल तो आपने ख़त्म ही कर दी सारी। तो क्या होगा? उनके पास में कुछ नहीं, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बन रही होंगी, आर्टिफिशियल चीज़ों से आपकी टैबलेट्स बन जाएंगे, आर्टिफिशियल खाने बन जाएंगे और आर्टिफिशियल चीज़ें होंगी सारी। सो बी वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1 कैसे कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन। आपके में ये दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का क्वेश्चन ओवरव्यू लिखने के लिए, तो मैंने आपको जो आंसर शीट बना के दी है उसमें केवल 4 टाइप्स लिखे हैं। आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं जिनको कि आपको पढ़ लेना है और उनके टाइप्स के नेम्स याद कर लें, वो क्वेश्चन आंसर्स में आपको ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने, ठीक है? सो एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को लास्ट वीडियो में, कि किस तरीके से हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, श्रब्स को ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं और शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द शेल्टर, मेकिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट। खेतों के किनारे मेड़ की जगह पर हम पेड़ों को लगा सकते हैं जिससे कि ऊपर की मिट्टी बह करके नहीं जाएगी। देन टेरेस फार्मिंग। उसके बाद में कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। आपकी बुक में गलत दे रखा है, खाली ओवरग्रेजिंग दे रखा है, आपको देखना है कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि जब हम पर्टिकुलर, जैसे हमने 2-3 मीडोज बना ली, कुछ दिन हम इस वाले पे लेके गए, यहाँ पर हमने जानवरों को चराया, फिर हम थोड़े दूसरे वाले पे ले गए जब तक कि वो रीग्रो कर जाएगा वहाँ पर, और फिर तीसरे वाले पे ले गए जब तक ये रीग्रो कर जाएगा, फिर हम पहले पर टर्न हो सकते हैं। जैसे पहले लोग करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसी तरीके से हम मीडोज बना करके और इनको अपने ओवरग्रेजिंग से लैंड को बचा सकते हैं। देन टेरेस फार्मिंग, थर्ड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर होगी?
जहाँ हम टेरेस मीन्स स्टेप्स, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, सीढ़ियाँ चढ़ के इससे उतर के नीचे गए, तो सीढ़ी होती है बेसिकली, इसको टेरेस बोलते हैं, राइट। पहाड़ों में क्या होता है, माउंटेनियस रीजन में आपको इस तरह के टेरेस कट करके और यहाँ पर खेती की जाती है। अगर आप जम्मू कश्मीर जाओ तो आपको ये बहुत सारे टेरेस फॉर्म्स दिख जाएंगे, राइट। इसको फॉर्म लैंड को कट करके, माउंटेन को कट करके स्लोप बना देते हैं, वहाँ पे फ्लैट लैंड बना देते हैं और उसमें वो कल्टीवेशन करते हैं, तो वो जो मिट्टी है वहाँ की वो बहकर नहीं जाती, इसके चारों तरफ वो पेड़ लगा देते हैं जिससे कि पेड़ मिट्टी के बहाव को और हवा से उड़ने को रोक देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द terrace farming. I hope so that you are understanding it easily because I am telling in Hindi also, right? Otherwise we are not allowed to tell you in Hindi, but since it is a video, तो वीडियो में आपको ये हिंदी में भी बताया जा रहा है जिससे आप आसानी से समझ सको। उसके बाद में काउंटर फ्लोइंग, फोर्थ आता है पॉइंट, काउंटर फ्लोइंग। काउंटर फ्लोइंग क्या होता है, काउंटर फ्लोइंग में क्या करते हैं, काउंटर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो खेत को जोतते हैं, यहाँ से निकल गए, फिर यहाँ से निकल गए, फिर यहाँ से निकल गए, फिर यहाँ से, ये काउंटर्स बना देते हैं। अंडरस्टूड? दीज आर इज द मेथड ऑफ फ्लोइंग फील्ड अलोंग द नेचुरल contours of the hills rather than up and down the slope। एक तो ये मेथड है प्लेन्स में, और दूसरा हिल्स पर है जिसमें काउंटर पोज करते हैं, ठीक है, काउंटर्स बनाते हैं, यानी एक जगह काउंटर बना दिया, फिर थोड़ा छोड़कर थोड़ा फिर काउंटर बना दिया, फिर काउंटर बना दिया, रादर देन अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे काउंटर बनाने की जगह उसको साइड में बनाते हैं। सो दैट इज to check the flow of the water, ये पानी के फ्लो को रोक देता है, राइट। देन स्ट्राइप क्रॉपिंग, स्ट्राइप क्रॉपिंग बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। स्ट्राइप यू नो, स्ट्राइप क्रॉपिंग इज वेरी मच कॉमन इन आवर कंट्री। स्ट्राइप क्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे ये खेत है आपका पूरा, इसमें यहाँ यहाँ इस तरह से करके स्ट्राइप क्रॉपिंग की जाती है, मेड़ सी बना दी जाती है, और इसके ऊपर अगर आप राजस्थान में जाओ, स्पेशली जयपुर में, और जयपुर में आई हैव सीन वन कॉलोनी दैट इज पत्रकार कॉलोनी इट इज कॉल्ड, है ना, उसके डीप में, मानसरोवर में उसके डीप में जाओ, मंगलम अर्पण वगैरह जो कॉलोनीज बनी है, उनके सोसाइटीज बनी है, वहाँ आप देखो, वहाँ इस तरह के उन्होंने बना रखे, काउंटर्स बना रखे, क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवा चलती है राजस्थान में, तो आपको पता ही है। तो उससे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी सीप आउट हो जाती है ना, लीच हो जाती है, निकल जाती है, उड़ जाती है, तो वहाँ उन्होंने ऐसे काउंटर्स बना रखे, और वो उन काउंटर्स के ऊपर वो पेड़ों को बोते हैं। एंड दैट इज it is a system of cultivating different crops, it is a system or method of growing different crops, cover crops, alternating with cultivated crops in narrow stripes। अब क्या करा उन्होंने, नैरो स्ट्राइप्स में, इसमें भी यहाँ भी वो छोटी क्रॉप बो देते हैं और यहाँ पर कोई और क्रॉप को बो देते हैं। सो दैट इज स्ट्राइप क्रॉपिंग। देन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम एक ही क्रॉप को लगातार में नहीं ग्रो करते हैं, राइट, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जैसे हमने अभी गेहूं की खेती की, गेहूं फसल कट गई, उसके बाद खेत खाली पड़ा हुआ है, तो थोड़े दिन खाली छोड़कर हमने बीच में कोई और सब्जियां और कोई और चीज़ लगा दी, वो निकल गई 1-1.5 महीने में, 2 महीने में वो निकाल लिया, उसके बाद में हमने राइस लगा दिया उसी में, फिर राइस निकला, तो इस तरह से रोटेट करके वन आफ्टर द अदर क्रॉप
तो उसमें क्या होता है कि उससे न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारी है सॉइल की वो उसको वो रिगेन कर पाती है और लॉन्ग समय टाइम तक हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके बाद है बंडिंग द फील्ड। 7th है बंडिंग द फील्ड। बंडिंग द फील्ड में क्या करते हैं हम, दैट अलोंग द रिवर्स रिड्यूस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड्स। जो रिवर के किनारे वाली जगह है वहाँ पर हम बंड्स बनाते हैं, बांध जैसे बना देते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो फ्लड सॉइल होती है वहाँ की, तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और वहाँ पर हम अच्छी खेती कर सकते हैं। और बंद बना दिए तो उससे क्या होता है कि पानी रिवर का वहाँ नहीं आ पाता है जब तक कि फसल हो रही है। बरसात से पहले पहले इसको निकाल देते हैं, राइट। देन लास्ट वन पॉइंट कम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। हम जगह जगह हमने डैम्स, क्योंकि फ्लड वाटर को रोकने का और कोई हमारे पास तरीका नहीं। पहले आपने देखा होगा मथुरा में कितने फ्लड्स आते थे, राइट। पानी जमुना जी का भर करके और कृष्ण जी के पैर छूने पहुंच जाता था द्वारकाधीश मंदिर में, राइट। कहते थे जमुना जी चरण स्पर्श करने आए, लेकिन उसमें कितना नुकसान हो जाता था। वहाँ जितनी शॉप्स थी, घर थे, कितना नुकसान होता था उनका। लेकिन अब नहीं होगा, क्यों? क्या पानी कम बरस रहा है? हाँ, पानी तो कम ही बरस रहा है, लेकिन फिर भी फ्लड नहीं आ रहा। क्यों? हमने वहाँ पे गोकुल बैराज बनाया। इट मीन्स द डैम्स कैन कंट्रोल द फ्लड फ्लोस एंड दे मे बी हेल्पफुल for the conservation of soil. So that is for today. Have a nice day, and you will get the question answers and exercise work. I hope so you have done. एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक्सरसाइज वर्क को। जो MCQ है उसमें फर्स्ट का आंसर है 30, मीन्स आपका B, और सेकंड वाले का आंसर है ग्रेजिंग, मीन्स D, और थर्ड वाले का आंसर है 22%, इट मीन्स A। देन फोर्थ वाले का आंसर है एल्यूवियल सॉइल, इट मीन्स D। एंड फिफ्थ वाले का आंसर है चंबल वैली, इट मीन्स A। एंड देन कम टू द ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको करेक्शन भी करनी है। तो फर्स्ट वाला फॉल्स है और इसका करेक्शन है आपका इट इज़ मोर, राइट। आप टेबल में देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा है, यहाँ पर कम नहीं है। इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में सेकंड वाले का ट्रू है, थर्ड वाला फिर फॉल्स है, और इसका करेक्शन है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। 2-3 ईयर्स नहीं लगते, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं 2-3 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बनाने के लिए। फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ फिर फॉल्स है आपका, और इस फॉल्स का करेक्शन है आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट। दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ मैच द फॉलोइंग हम देखते हैं। ए के साथ आपका आएगा सी, फर्स्ट के साथ सी है, सेकंड के साथ ए है, थर्ड के साथ में ई है, फोर्थ के साथ में बी है, और फिफ्थ के साथ में डी आएगा, राइट। सो दैट इज मैच द फॉलोइंग। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट वाले के आंसर में आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है फर्स्ट में? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकंड वाले में आंसर है 95%, 95%। थर्ड वाले का आंसर है मिनरल्स, थर्ड का आंसर है मिनरल्स। फोर्थ का आंसर है लेयर्स, फोर्थ का आंसर है लेयर्स। फिफ्थ का आंसर है ह्यूमस। डन? ओके, नाउ वन वर्ड आंसर्स, sorry, short answer 10 to 20 words. I hope so you can do. And E and C part I will give you, send you the up by. Have a nice day. Meet you again with the next video. Meet you again with the next video.